मगरिब का वक्त था जब एहसन मरी से वापस लूटा था। अन्नम, सायरा और नशीन बेगम सीली में फर्श धो रही थी। वही तीनों ने जाए नमाज बिछाई हुई थी और मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। एहसन ने खामोशी से अपने कमरे में जाकर पहले अपना बैग रखा, फिर थकन और तकलीफ से चूर बदन को तकरीबन घसीटते हुए वो आकर उनके पीछे चारपाई पर बैठ गया और उन तीनों की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगा। अस्सलाम अलैकुम उम्मी जान। नशीन बेगम के सलाम फेरते ही एहसन ने उन्हें धीमे लहजे में सलाम किया। इसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था कि नशीन बेगम के साथ साथ दुआ मांगती सायरा और जाए नमाज को तह करके रखती अन्नम ने भी कुछ चौंक कर गर्दन पीछे मोड़कर इसे देखा। इसका चेहरा उतरा हुआ था, बाल माथे पर बिखरे पड़े थे और गला भी बैठ चुका था, जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था। सबसे पहले जाए नमाज को तह करके एक तरफ रखने के बाद अन्नम भागती हुई इसके पास आई। एहसन, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये चेहरा क्यों इतना सूजा हुआ है? आंखें भी देखो, लाल अंगारा हो रही हैं। इसने एहसन के माथे को हाथ की पुष्ट से छूते हुए कहा और अगले ही पल ये देखकर बहुत परेशान हुई कि एहसन को बहुत तेज बुखार था। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? नशीन बेगम ने भी उनकी तरफ आते हुए एहसन से पूछा। जी उम्मी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सा थका हूँ, आराम करूँगा तो फ्रेश हो जाऊँगा। एहसन ने ज़बरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। खाक ठीक हो तुम? उम्मी देखें, इतने तेज बुखार में तप रहा है और ऊपर से कह रहा है कि ठीक हूँ मैं। अन्नम ने इसे डांटते हुए कहा। नशीन बेगम ने भी जल्दी से इसका बुखार चेक किया। वाकई बहुत तेज बुखार है तुम्हें एहसन। नशीन बेगम ने भी फिक्रमंदी से कहा। देखा, कहा भी था मैंने मत जाओ, मगर मेरी एक ना सुनी तुमने। मुझे पता था तुम अपना ख्याल नहीं रखते। यहाँ घर में तो मैं स्वेटर लिए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही होती हूँ और वहाँ मरी में तुम ऐसे ही हीरो बने फिर रहे होंगे थी, इसीलिए ये हाल हुआ है तुम्हारा। अन्नम ने इसकी कमर पर एक धप लगाते हुए कहा, जो इसके कंधे पर सर रखे निढाल सा बैठा था। अच्छा बस करो, हल्का सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाऊगा। मेरे कानों में मत चीखो, कान के पर्दे फाड़ दिए तुमने। एहसन ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। एहसन बेटा, तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाओ, खाना खाने के बाद दवा लेकर सो जाना, हो सकता है थकूत की वजह से हो गया हो बुखार। नशीन बेगम ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं उम्मी, खाना खाकर आया हूँ, बस सायरा के हाथ दुआ भिजवा दो, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। एहसन ने चारपाई से उठते हुए कहा। मैं लेकर आती हूँ, तुम जाओ कमरे में। अन्नम ने इसके साथ ही उठते हुए कहा और फिर ट्रे में एक गिलास पानी और दवाई लेकर एहसन के कमरे में आई, जहाँ वो बेड पर आंखें मूंदे चित लेटा था। एहसन, ये लो दवा, ले लो, फिर आराम से सो जाना, अन्नम ने इसके करीब बैठते हुए कहा। जिस पर एहसन ने उठकर बैठते हुए इसके हाथ से दवा लेकर एक ही सांस में पानी के साथ निगल ली। सर को दोनों हाथों की उंगलियों से दबाते हुए वो दर्द से करा रहा था। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? अन्नम ने इसके दोनों हाथों को नीचे करते हुए इसके चेहरे के तासुरात जानते हुए पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, एहसन ने बमुश्किल जवाब दिया। तुम यहाँ मेरी गोद में सर रख कर सो जाओ, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। इसके सर को अपनी गोद में रखते हुए अन्नम ने कहा और फिर धीरे धीरे से इसे दबाना शुरू किया। इसके दबाने से एहसन को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। जलती आंखों को खोलकर इसने अन्नम के चेहरे को देखा और फिर बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मेरी कचरा रानी, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। इसकी बात पर अन्नम भी मुस्कुराई। ये फजूल अलकाबात मुझे मत दिया करो और आराम से सो जाओ ताकि सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ और हम दोनों फिर से लड़े। अन्नम ने भी जवाब दिया, जिस पर कुछ भी कहे बगैर धीरे से हंसते हुए एहसन ने इस बात में सर हिलाया और एक बार फिर आंखें मूंद ले। एहसन को सोए काफी देर हो चुकी थी जब दरवाजे को ठोकर मार कर खोलती सायरा कमरे में आई, जहां अन्नम अभी तक इसी पोजीशन में बैठी इसका सर दबा रही थी, मगर अब सायरा के दरवाजा खोलने पर इसे घौर रही थी। मुस्कुराहट दबाते हुए सायरा ने मुआफी मांगते वाले अंदाज में दोनों कानों को हाथ लगाया और फिर कमरे से बाहर निकल आई। क्या हुआ? एहसन ठीक है अब? इसके बाहर आते ही नशीन बेगम ने पूछा। जी भाई तो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे तो अब ही की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सलाद की प्लेट से खीरे का टुकड़ा उठाकर मुंह में रखते हुए सायरा ने जवाब दिया। क्यों, अब इसे क्या हो गया? नशीन बेगम ने नासमझी से पूछा। अरे उम्मी, रोज जिनके पीछे डंडा लिए जान मारने की धमकियां देती फुर्ती थी, आज उन्हीं का सर दबा रही है, और वो भी पूरे 3 घंटे से। मुझे लगा भाई जाग रहे हैं, इसलिए मैंने जोर से दरवाज़ा खोला तो इस पर भी मुझे ऐसे घौर रही थी जैसे अभी मुझे खा जाएगी। सायरा ने हंसते हुए कहा। बेटा ऐसे ही हैं दोनों,
अभी से नहीं, बचपन से लड़ते हैं, झगड़े करते हैं, मगर एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। एक दूसरे को तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। नशीन बेगम ने सालन प्लेट में डालते हुए जवाब दिया, जिस पर सायरा ने भी उनकी हाँ में हाँ मलाई। जी उम्मी, ये तो है, सायरा ने कहा। सुबह एहसन सो रहा था। अन्नम ने नशीन बेगम को इसे जगाने से ये कहकर मना कर दिया कि इसकी तबीयत नासाज है, वो खुद चली जाएगी। और फिर नाश्ता करने के बाद गुड़िया और वो दोनों घर से निकल गए। गुड़िया को इसके कॉलेज के करीब छोड़ने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी के रास्ते पर चल रही थी। आज इसका दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। आज इसे इस रास्ते पर चलने से डर नहीं लग रहा था, बल्कि खुशी हो रही थी कि आज फिर वही इंसान इसके इंतजार में सुबह सवेरे खड़ा होगा। छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो जैसे ही इस होटल के करीब आई, इसने देखा कि वो लड़का भी होटल से निकलता तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। इसे अपनी तरफ आते देखकर अन्नम खिल के मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट हमाद की नज़रों से भी मख्फी नहीं थी। इसके करीब पहुंचते ही हमाद ने एक चट जबरदस्ती अन्नम के हाथ में पकड़ाई और इसके करीब होते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे यकीन है तुम मुझे जरूर कॉल करोगी, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। और ये कहते ही तेजी से इसके करीब से गुजर गया। अन्नम की रूह फना होने लगी थी। वो बगैर कुछ कहे इस चट को सख्ती से मुट्ठी में दबाए हुए वहां से चली गई। शाम का वक्त था जब हमाद ऑफिस से घर आया था। दरअसल आज दिन के 12 बजे फजल साहिब की ऑफिस में ही अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ोन करके हमाद को ऑफिस बुलवाना था, जबकि खुद आराम करने की गरज से घर आ गए थे। अभी शाम के 5 बजे का वक्त था जब नूर बेगम ने उन्हें शाम की चाय लाके और अब हरे भरे घास पर मेज और कुर्सियां रखे वो चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, जब हमाद भी गाड़ी खड़ी करता उन तक आया। अस्सलाम अलैकुम। उनके करीब आते ही इसने सलाम किया, जिसका जवाब फजल साहिब और नूर बेगम ने यकजुबान होकर दिया। आ गए बेटा, दिन कैसा गुजरा ऑफिस में? नूर बेगम ने मुलायम लहजे में पूछा। जी बस थक थका देने वाला दिन था, इसने कुर्सी पर विराजमान होते जवाब दिया। हाँ बेटा, आज पता चला होगा कि रोज बाप कितना थक जाता है। ये काम जो सिर्फ आज तुमने सर अंजाम दिए हैं, रोज मैं करता हूँ, मगर मजाल है जो तुम ऑफिस आकर अपनी शक्ल भी दुखा दो और कहो कि बाबा अब की उम्र काम करने की नहीं, आप आराम करे, सारे काम मैं करूँगा। मगर मेरी इतनी किस्मत कहाँ। इसके वहाँ बैठते ही फजल साहिब शुरू हो चुके थे, जिस पर हमाद ने एक शकोकुन नज़र नूर बेगम पर डाली और फिर गाड़ी की चाबियां वहीं मेज पर पटकते वहां से उठकर अंदर की जानिब चला गया। क्यों करते हो आप ऐसा? आज गया तो था, ऑफिस के सारे काम भी संभाले, फिर इतने सख्त लहजे में बात करने की क्या जरूरत थी? जवान बेटा है, हमारा कुछ तो लिहाज करे अब। नूर बेगम हमाद के वहां से जाते ही इसके हक में बोल पड़ी। जवान बेटा है तो क्या सर पर बटे हुआ है इसे? और दूसरी बात ये कि तुम तो इसकी तरफदारियां ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तुमने ही इसे बिगाड़ रखा है। देखना बहुत जल्द कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाएगा कि हमें किसी को मुंह दुखाने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। मुझे वैसे भी काफी लोगों ने इसकी गंदी सोहबत के बारे में बता रखा है, मगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुम दरमियान में कूद पड़ती हो और इसे बचा लेती हो। फजल साहिब गुस्सीले अंदाज में बोले और फिर अपनी जगह से उठकर घर से बाहर चले गए। हमाद फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब इसके कानों में आयशा की आवाज पड़ी। इसकी आवाज और बातों ने इसके कदम को जकड़ लिया। उल्टे कदम लेता वो सीढ़ियों की बजाय टीवी लाउंज में आया, जहां आयशा नूर बेगम के मोबाइल को कान से लगाए किसी से गुफ्तगू में मशगूल थी। अब मैं और क्या करूं यार, कितनी मिन्नतें कर चुकी हूँ भाई की, मगर वो मोबाइल नहीं लेकर देते। अब मैं थक चुकी हूँ कह कहकर, मजीद तो अब उनसे कहने का दिल भी नहीं करता। मोबाइल को कान से लगाए वो झंझलाए लहजे में बोली। दूसरी जानिब से पत्ता नहीं किया कहा गया, जिसके जवाब में इसने एक बार फिर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा भला ही सोचते हैं, इसीलिए तो मोबाइल नहीं लेकर देते। वो सोफे पर बैठते हुए बोली। हमाद की जानिब इसकी पुश्त थी। मेरा क्यों नहीं दिल करता? बहुत दिल करता है तुमसे बात करने को, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे बस में होता तो मोबाइल छोड़ो, मैं तो उड़कर तुम्हारे पास ही आ जाऊं। वो उदासी से बोली। हमाद गहरी नजरों से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था जब अचानक आयशा की नजर इस पर पड़ी। इसके हाथ आ कदम ही कांपने लगे। मोबाइल इसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिरा। भाई अब, वो लरसते लहजे में बोली। शदीद घबराहट इसके चेहरे और लहजे से जाहिर थी। हाँ मैं। क्यों, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर इतनी हैरानी क्यों हो रही है और इतना डर क्यों रही हो? हमाद ने कदम चलकर इसके करीब आते हुए पूछा। नहीं नहीं भाई, हैरानी तो नहीं हुई, मगर हाँ डर लगा था, क्योंकि अब इतने अचानक आए कि मैं डर गई।
इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले जा रही है। आयशा बेटा मेरा मोबाइल दो जल्दी, मुझे सरिया भाभी को फ़ोन करना था, बहुत ज़रूरी बात करनी थी उनसे। नूर बेगम उन दोनों की गुफ्तगू में खलल डालती वहाँ आई, मगर फिर आयशा के कदमों में पड़े मोबाइल को देखते ही आपे से बाहर हो गई। मैंने तुम्हें उनवज से बात करने के लिए फ़ोन दिया था और यहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उधर दो मुझे मेरा फ़ोन और दोबारा मांगने मत आना आयशा वरना मार खाओगी इस बार। नूर बेगम ने हमाद के हाथ से फ़ोन लेते हुए आयशा को डांटा। उम्मी 1 मिनट दिखाएं उधर। कॉल लिस्ट चेक करने के इरादे से हमाद ने उनके हाथ से मोबाइल लेना चाहा।